नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम उस चीज की बात कर रहे हैं जो लगभग हर हाथ में है, मोबाइल फोन। बिल्कुल। खासकर उन युवाओं के लिए जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ, मतलब जेन जी। हाँ। उनके लिए तो ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये उनकी जिंदगी का क्या कहते हैं, एक जरूरी हिस्सा बन गया है। हाँ, ये सचमुच उनकी दुनिया का एक केंद्रीय तत्व है। मतलब उनकी पूरी सोशल लाइफ, जानकारी, मनोरंजन, सब कुछ इसके इर्द गिर्द घूमता है। और इसी पर आधारित कुछ नोट्स और अंश हमारे पास हैं। आज हम इनकी जरा बारीकी से पड़ताल करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल, जो ज़रूरत से शुरू होता है, वो धीरे धीरे जेनजी के लिए एक ऐसी लत में बदल रहा है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हमारे एक स्रोत ने तो इसे पीढ़ी को बर्बाद करने वाली स्थिति तक कहा है। हाँ, ये शब्द बर्बाद अपने आप में बहुत भारी है, बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि स्रोत इसे सिर्फ एक बुरी आदत नहीं मान रहे। हम्म, ये कहीं ज्यादा गहरी और चिंताजनक समस्या लग रही है उन्हें। हम्म। हमें ये समझना होगा कि इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। बिल्कुल। तो हमारा इरादा आज इन स्रोतों से ये निचोड़ निकालना है कि इस लत के वास्तविक नुकसान क्या है, विशिष्ट नुकसान, और इससे भी ज्यादा जरूरी कि माता पिता वो अपने बच्चों को इस जाल से बचाने या निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। मतलब हाँ, ठोस कदम क्या हो। सिर्फ प्रॉब्लम गिनाना काफी नहीं है, हमें समाधानों पर ध्यान देना होगा। सहमत हूं। व्यवहारिक समाधान जिन्हें असल में लागू किया जा सके, वही किसी भी विश्लेषण को उपयोगी बनाते हैं। तो चलिए इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। ये जानना सचमुच दिलचस्प है कि एक तकनीक जो इतनी मददगार है संपर्क साधने में, ज्ञान बढ़ाने में, वो कैसे एक लत बनकर नुकसान पहुंचा सकती है, खासकर उस पीढ़ी को जो इसके साथ ही बड़ी हुई है। स्रोतों में जो असर बताए गए हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, और यह एक विरोधाभास सा दिखता है ना? जोड़ने के लिए बनी तकनीक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हमें कई लेवल पर तोड़ रहा है। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, हर तरह से। और ये सिर्फ स्क्रीन पर कितने घंटे बिताए उसका मामला नहीं है। इसका असर बहुत बहुत गहरा और व्यापक है, जैसा कि स्रोत इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले ये साफ कर लें, हम जेन जेड की बात कर रहे हैं, यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोग। ये वो पीढ़ी है जिसने अपनी आंखें एक तरह से डिजिटल दुनिया में ही खोली हैं। सही कहा। ये डिजिटल नेटिव्स हैं। इनके लिए स्मार्टफोन कोई अजूबा नहीं है। ये तो जैसे पानी और हवा की तरह बिल्कुल स्वाभाविक। ये उनके सामाजिकरण का, उनकी पहचान का हिस्सा बन चुका है। का एहसास होना ही मुश्किल है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, ये एक व्यवहारिक लत, मतलब बिहेवियरल एडिक्शन के लक्षण दिखा रहा है। बिल्कुल। लत की पहचान ही यही है, जब आप उस चीज के बिना बेचैन महसूस करें, जब वो आपकी दूसरी जरूरी चीजों पर हावी होने लगे, जैसे पढ़ाई, नींद या आपके रिश्ते, और जब आप चाहें भी तो उसका इस्तेमाल कम ना कर पाएं। और मोबाइल फोन तो इतना आसानी से उपलब्ध है, उसमें कंटेंट भी अनथीन है, तो लत लगने के लिए ये क्या कहते हैं, जमीन तैयार कर देता है। चलिए अब स्रोतों में बताए गए जो खास प्रभाव है उन पर गौर करते हैं। पहला और शायद सबसे चिंताजनक, मानसिक स्वास्थ्य। कहा गया है कि सोशल मीडिया का लगातार इस्तेमाल चिंता, मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को बढ़ा रहा है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि सोशल मीडिया का वादा तो लोगों को जोड़ने का था। ये विरोधाभास समझना जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि सोशल मीडिया पर जो अक्सर परफेक्ट जिंदगी दिखती है ना, वो असल में युवाओं में एक तरह की तुलनात्मक निराशा पैदा कर रही है। कंपैरेटिव डिस्पेयर जिसे कहते हैं। वे लगातार दूसरों की पॉलिश की हुई, फिल्टर की हुई जिंदगी से अपनी असलियत की तुलना करते रहते हैं। इससे उनका आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ, वो कम होता है। उन्हें लगता है कि वो पीछे छूट रहे हैं। अच्छा, मतलब वो जिसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, ये उससे भी आगे की बात है। हाँ, फोमो तो एक हिस्सा है ही, लेकिन ये उससे भी गहरा है। ये सिर्फ कुछ छूट जाने का डर नहीं है, ये अपनी जिंदगी को ही कम आंकने लगना है। और इसके साथ ही वो जो लगातार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, वो दिमाग को हर वक्त उत्तेजित रखते हैं, उसे आराम ही नहीं करने देते हैं। साइबर बुलिंग का खतरा तो है ही, वो अलग है। स्रोत नींद की कमी और ध्यान केंद्रित करने में मुश्किलों का भी जिक्र करते हैं, और ये दोनों सीधे सीधे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हैं। नींद की कमी, अरे हाँ, ये तो आजकल जैसे एक महामारी सी बन गई है। और मोबाइल का इसमें सीधा हाथ है। जी। देखिए, स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है, ब्लू लाइट, जी। वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन नाम के हार्मोन के बनने को कम कर देती है। अच्छा। और मेलाटोनिन ही वो हार्मोन है जो हमें नींद लाने में मदद करता है।
तो जब हम सोने के ठीक पहले तक स्क्रीन देखते रहते हैं तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अभी दिन ही है। वो सोने के लिए तैयार नहीं होता। नतीजा, देर से नींद आना, रात में बार बार आंख खुलना और सुबह उठकर थका हुआ महसूस करना। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि लंबे समय तक अगर नींद पूरी ना हो तो उसका सीधा असर सीखने की क्षमता पर, याददाश्त पर और इमोशनल बैलेंस पर पड़ता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ये वाकई चिंताजनक है। अच्छा, दिमाग के बाद अब शरीर पर आते हैं। स्रोत कहते हैं कि लगातार स्क्रीन पर नजर गड़ाए रखने से आंखों पर बुरा असर पड़ रहा है। हाँ, जिसे डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं। इसमें आंखों में सूखापन महसूस होना, जलन होना, धुंधला दिखना, सिर दर्द, ये सब आम समस्याएं हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि स्क्रीन देखते हुए हमारी पलकें कम झपकती हैं और आंखें लगातार एक ही दूरी पर फोकस करती रहती हैं तो थक जाती हैं। और वो खराब पोस्चर वाली बात, गर्दन और पीठ दर्द का जिक्र भी है। ये तो आजकल बहुत आम हो गया है, वो टेक्स्ट नेक जिसे कहते हैं। बिल्कुल, लगातार सिर झुकाकर फोन इस्तेमाल करने से गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर कई किलो का एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है। आप सोचिए, ये वजन अगर लंबे समय तक उठाना पड़े तो जाहिर है मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द तो होगा ही। स्रोत चेतावनी देते हैं कि अगर ये आदत बनी रही तो ये पोस्चर से जुड़ी परमानेंट समस्याओं का कारण भी बन सकती है। और शारीरिक निष्क्रियता का मुद्दा भी उठाया गया है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी कम होना। हाँ, और ये शायद सबसे गंभीर शारीरिक प्रभावों में से एक है। जब घंटों मोबाइल पर बीत जाते हैं तो फिर बाहर जाकर खेलने, दौड़ने या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी के लिए न तो समय बचता है, न इच्छा होती है। इस सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी निष्क्रिय जीवन शैली का सीधा कनेक्शन मोटापे से है, टाइप 2 डायबिटीज से है, दिल की बीमारियों से है। और चिंता की बात यह है कि ये बीमारियां जो पहले ज्यादा उम्र में होती थी, अब टीनेजर्स और युवाओं में भी दिखने लगी हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसे किसी एक व्यक्ति के स्वास्थ्य का सवाल नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी की सेहत का सवाल है और देश के हेल्थ केयर सिस्टम पर पड़ने वाले बोझ का भी संकेत है। बाप रे, यानी दिमागी सुकून गया, शरीर पर असर पड़ा। और अब बात करते हैं सामाजिक रिश्तों की। स्रोत दावा करते हैं कि असली दुनिया के रिश्तों में दूरियां आ रही हैं क्योंकि वर्चुअल दुनिया ज्यादा जरूरी हो गई है। ये आज के समय की एक बड़ी विडंबना है, सही कहा आपने। जो डिवाइस हमें मीलों दूर बैठे लोगों से जोड़ने का वादा करता है, वो अक्सर हमारे साथ बैठे इंसान से ही हमें काट देता है। आप देखिए, कोई फैमिली डिनर हो या दोस्तों की महफिल, अगर हर कोई अपने फोन में खोया है तो वो असली जुड़ाव कैसे बनेगा? स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि गहरे भावनात्मक बंधन के लिए जो आमने सामने का संवाद जरूरी है, जो साझा अनुभव जरूरी हैं, वो वर्चुअल इंटरेक्शन से पूरी तरह रिप्लेस नहीं हो सकते। और संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स का कमजोर होना, ये पहलू वाकई सोचने वाला है। हाँ, क्योंकि इसका असर उनके भविष्य पर बहुत गहरा पड़ सकता है। जब ज्यादातर बातचीत छोटे छोटे टेक्स्ट मैसेज, इमोजीज या मीम्स के जरिए होती है, तो फिर वो चेहरे के भाव, आवाज के उतार चढ़ाव, बॉडी लैंग्वेज, मतलब जो नॉन वर्बल संकेत होते हैं, उनको समझने और इस्तेमाल करने का अभ्यास कम हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि डिजिटल बातचीत में क्या होता है, तात्कालिकता होती है, संक्षेप में बात कहने पर जोर होता है। इसके कारण युवा जो जटिल भावनात्मक बारीकियां होती हैं, उनको समझने या व्यक्त करने का अभ्यास खो रहे हैं, जबकि आमने सामने की बातचीत का तो यही आधार है। और इसके बिना असली दुनिया में असरदार तरीके से बात करना, सहानुभूति दिखाना, मजबूत रिश्ते बनाना, ये सब मुश्किल हो जाता है। इसके लंबे समय में सामाजिक परिणाम हो सकते हैं, जैसे वर्क प्लेस पर या निजी रिश्तों में तालमेल बैठाने में मुश्किल आना। तो ये तो हुई समस्या की एक तरह से भयावह तस्वीर, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, हर मोर्चे पर असर। लेकिन जैसा हमने तय किया था, अब समाधानों की बात करते हैं। माता पिता क्या कर सकते हैं? हमारे स्रोत कुछ ठोस रास्ते सुझाते हैं। और ये अच्छी बात है कि समाधान मौजूद हैं। माता पिता की भूमिका यहाँ बहुत निर्णायक हो सकती है, क्योंकि जेनजी अभी भी उस उम्र में है जहाँ उन्हें मार्गदर्शन और सहारे की जरूरत होती है। पहला सुझाव है नियम बनाना, जैसे फोन इस्तेमाल के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करना। ये बिल्कुल बुनियादी कदम है, लेकिन जरूरी है। बिना किसी सीमा के इस्तेमाल का अनियंत्रित होना बहुत आसान है। नियम साफ होने चाहिए, तर्कसंगत होने चाहिए और लगातार लागू होने चाहिए। जैसे खाने की मेज पर कोई फोन नहीं, होमवर्क के दौरान फोन दूर रखना या दिन में कुल स्क्रीन टाइम की एक प्रैक्टिकल लिमिट तय करना। स्रोत में एक खास नियम का जिक्र है, सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल का उपयोग बंद कर देना। इसके पीछे का विज्ञान क्या है, थोड़ा और विस्तार से बताएंगे? हाँ बिल्कुल, जैसा हमने पहले जिक्र किया था, स्क्रीन की जो नीली रोशनी है वो मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन को रोकती है।
तो सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूरी बनाने का मतलब है कि आप अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे हैं कि अब दिन खत्म हो गया है, अब शरीर को आराम और नींद के लिए तैयार होना है। अच्छा। इससे मेलेटोनिन का लेवल नेचुरली बढ़ता है, जिससे नींद जल्दी आती है और उसकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। और ये सिर्फ फोन पर ही नहीं, बल्कि टीवी, टैबलेट, लैपटॉप, हर तरह की स्क्रीन पर लागू होता है। ये स्लीप हाइजीन यानी नींद की स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समझ गई। दूसरा समाधान है रोल मॉडल बनना, यानी माता पिता खुद फोन का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। ये शायद सबसे शक्तिशाली उपायों में से एक है, पर अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। बच्चे उपदेशों से ज्यादा उदाहरणों से सीखते हैं। सीधी सी बात है, अगर माता पिता हर खाली पल में फोन स्क्रॉल करते दिखेंगे तो बच्चों को भी यही लगेगा कि ये नॉर्मल है, ऐसा ही करना होता है। लेकिन अगर वो खुद डिनर टेबल पर फोन दूर रखते हैं, परिवार के साथ बातचीत में पूरी तरह मौजूद रहते हैं, तो बच्चे इस व्यवहार को स्वाभाविक रूप से अपनाएंगे। व्यवहार की नकल करने की प्रवृत्ति खासकर अपने माता पिता की बहुत प्रबल होती है बच्चों में। हाँ, ये बात तो गांठ बांधने वाली है। जैसा आप करेंगे वैसा बच्चे सीखेंगे। बिल्कुल। अगला सुझाव है ऑफलाइन गतिविधियों को बढ़ावा देना। खेलकूद, कोई हॉबी, किताबें पढ़ना, परिवार के साथ घूमना फिरना, ये विकल्प तो हमेशा से अच्छे रहे हैं। बिल्कुल। मोबाइल की लत का एक बड़ा कारण बोरियत और खालीपन भी हो सकता है। जब बच्चों के पास करने के लिए दूसरी दिलचस्प और आकर्षक चीजें होंगी तो स्क्रीन की तरफ उनका खिंचाव अपने आप कम होगा। खेलकूद से न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि टीम वर्क सीखते हैं, अनुशासन सीखते हैं। हॉबीज उनकी रचनात्मकता और कौशल को निखारती हैं, और परिवार के साथ बिताया गया क्वालिटी टाइम वो भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करता है। ये सभी चीजें उनके पूरे विकास के लिए स्क्रीन टाइम से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। चौथा समाधान है खुली बातचीत, यानी बच्चों से मोबाइल के फायदे और नुकसान पर ईमानदारी से बात करना। डांट फटकार की बजाय समझाइश का रास्ता अपनाना। ये बेहद जरूरी है। सिर्फ रोक टोक लगाने से क्या होता है, बच्चे या तो छिप कर इस्तेमाल करने लगते हैं या फिर विद्रोही हो जाते हैं। खुली बातचीत का मतलब है एक सुरक्षित माहौल बनाना, जहां वो अपनी बात कह सकें, अपनी ऑनलाइन दुनिया के बारे में बता सकें, बिना किसी डर के। माता पिता को उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए, उनकी चुनौतियों को समझना चाहिए और फिर अपनी चिंताएं शेयर करनी चाहिए। उन्हें यह समझाना जरूरी है कि आप उनकी जासूसी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी भलाई चाहते हैं। जब वो समझेंगे कि ज्यादा फोन इस्तेमाल के पीछे असली खतरे क्या हैं, तो वो नियमों को मानने के लिए ज्यादा तैयार होंगे। ये विश्वास बनाने की प्रक्रिया है असल में। यहाँ ये सोचना जरूरी हो जाता है कि ये बातचीत प्रभावी ढंग से कैसे की जाए। कोई खास तरीका? सबसे पहले तो ये बातचीत तब करें जब दोनों शांत हों, किसी झगड़े के बीच में नहीं। आरोप लगाने के बजाय मैं वाले वाक्यों का प्रयोग करें। जैसे ये कहने के बजाय कि तुम हमेशा फोन पर लगे रहते हो, ये कहें कि मुझे चिंता होती है जब तुम देर रात तक फोन इस्तेमाल करते हो। ये बेहतर है। उनसे पूछें कि उन्हें फोन पर क्या अच्छा लगता है, वे कैसा महसूस करते हैं, क्या उन्हें कभी कोई बुरा अनुभव हुआ है। फिर आप स्रोतों से मिली जानकारी या अपनी चिंताएं साझा करें और कोशिश करें कि समाधान मिलकर निकालें। जैसे स्क्रीन टाइम के नियम क्या हों या कौन सी नई ऑफलाइन एक्टिविटी शुरू करें, ये सब साथ मिलकर तय करें। और अंतिम समाधान जो स्रोत सुझाते हैं वो है टेक्नोलॉजी का सही उपयोग। जैसे स्क्रीन टाइम लिमिट करने के लिए पेरेंटल कंट्रोल एप्स का इस्तेमाल करना। ये तो एक प्रैक्टिकल टूल जैसा लगता है। हाँ, ये एप्स मददगार हो सकते हैं, खासकर छोटे बच्चों के मामले में, या जब शुरुआती बातचीत और नियम काफ़ी ना हों। ये ऐप स्क्रीन टाइम की लिमिट तय करने में, कुछ खास ऐप्स को ब्लॉक करने में या इस्तेमाल के पैटर्न पर नज़र रखने में मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पारदर्शिता और संतुलन बहुत ज़रूरी है। इन ऐप्स का इस्तेमाल बच्चों को बताकर करना चाहिए, कारण समझाकर और उनकी सहमति से, खासकर टीनेजर्स के मामले में करना बेहतर है। इन्हें सजा के हथियार की तरह नहीं, बल्कि स्वस्थ आदतें बनाने में एक हेल्पर के तौर पे पेश किया जाना चाहिए, वरना ये भरोसे को तोड़ सकता है। ठीक है, तो हमने समस्या की गंभीरता और माता पिता के लिए सुझाए गए समाधानों पर काफी विस्तार से बात की। इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? संक्षेप में हमारे स्रोत एक साफ तस्वीर पेश कर रहे हैं। मोबाइल फोन आज की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका अनियंत्रित और बहुत ज्यादा इस्तेमाल जेन ज़ी के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। ये उनके मानसिक स्वास्थ्य, उनकी शारीरिक सेहत और उनके सामाजिक कौशल सबको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, जिसे स्रोत बर्बाद करने वाली क्षमता रखने वाला बता रहे हैं। यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो स्रोत हमें चेतावनी दे रहे हैं कि ये सिर्फ कुछ बच्चों की बुरी आदत नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जो पूरी पीढ़ी के भावनात्मक और सामाजिक विकास की नींव को कमजोर कर सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं है।
माता पिता के पास इसे बदलने के लिए शक्तिशाली औजार मौजूद हैं। निश्चित रूप से स्रोत में जो उपाय बताए गए हैं, स्पष्ट नियम और सीमाएं तय करना, खुद एक पॉजिटिव रोल मॉडल बनना, असली दुनिया की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, खुली और सहानुभूतिपूर्ण बातचीत का रास्ता अपनाना और ज़रूरत पड़ने पर तकनीक का समझदारी से उपयोग करना, ये सब मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हाँ, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, इसमें धैर्य चाहिए और लगातार कोशिश करनी होगी। तो आज हमने विस्तार से समझा कि कैसे मोबाइल की लत जेन ज़ी को कई तरह से नुकसान पहुंचा रही है, उनके सोचने समझने की शक्ति पर, उनके शरीर पर और उनके आपसी रिश्तों पर। साथ ही हमने उन ठोस कदमों पर भी चर्चा की जो स्रोत माता पिता को सुझाते हैं ताकि वे इस चुनौती का सामना कर सकें। और ये जानकारी सिर्फ माता पिता के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षकों के लिए और हाँ, खुद जेन ज़ी के युवाओं के लिए भी उपयोगी है, ताकि वे अपने डिजिटल जीवन को बेहतर ढंग से संतुलित कर सकें। और अब अंत में एक विचार के लिए सवाल छोड़ जाते हैं। हमारी स्रोत सामग्री के अंत में एक YouTube वीडियो स्क्रिप्ट बनाने का सुझाव दिया गया था। इससे ये सवाल उठता है, इन गंभीर चिंताओं और समाधानों को सीधे जेन ज़ेड और उनके माता पिता तक पहुंचाने के लिए कौन सा तरीका ज्यादा कारगर हो सकता है? क्या एक आकर्षक वीडियो ज्यादा प्रभावी होगा, या फिर आमने सामने की गहरी व्यक्तिगत बातचीत, या शायद दोनों का मिश्रण जरूरी है? और इसी से जुड़ा एक और विचार, इन सभी संभावित जोखिमों और समाधानों को जानने के बाद एक चिंतित माता पिता के लिए आज उठाने वाला सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम कौन सा होना चाहिए? क्या वो अपने बच्चे से खुलकर बात करने की शुरुआत करें, या पहले अपने खुद के फोन उपयोग की आदतों का आत्मनिरीक्षण करें? शायद इस पर विचार करने से हर किसी को अपनी स्थिति के अनुसार सही पहला कदम चुनने में मदद मिल सकती है। दिलचस्प सवाल है जो बस सोचना जरूरी है। और इसी के साथ आज की गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।